हेलो प्यारे बच्चे, मैं डीके अंजन एक नए लेक्चर लेकर आपके बीच में हाजिर हुआ हूं। हम लोग अभी तक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं, जिसमें लेक्चर 1 में हम लोग पढ़े क्या कि बॉडी के पास इलास्टिसिटी और प्लास्टिसिटी गुण क्या होता है। सेकेंड लेक्चर में हम लोग पढ़े कि इलास्टिसिटी के कंसेप्ट को स्प्रिंग बॉल मॉडल के थ्रू कैसे समझेंगे, और लेक्चर नंबर 3 में पढ़े कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेस क्या होता है, और लेक्चर नंबर 4 में पढ़े हम लोग कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन क्या होता है और स्ट्रेन किसको कहते हैं, है ना। ये चीज़ पढ़े। आज 5th लेक्चर है और इसमें हम लेकर हाजिर हुए हैं आपके लिए, है ना, कि इलास्टिसिटी का जो गुण हम देख रहे थे वो कब तक वैलिड होगा, यानी कहाँ तक लिमिट होगा, जिसको हम बोलेंगे इलास्टिक लिमिट, उसको समझेंगे। इलास्टिक लिमिट को समझने के लिए हमको आज कुछ लॉ भी समझना पड़ेगा, जिसमें रॉबर्ट हुक साहब का क्या कंसेप्ट है और थॉमस यंग साहब का कंसेप्ट क्या है। तो हम पहले आपको रॉबर्ट हुक साहब का कंसेप्ट समझाएंगे और फिर हम लोग, है ना, थॉमस यंग साहब का कंसेप्ट समझाएंगे। तो आप लोग सभी लोग, है ना, हेडिंग लगा लें, है ना, रॉबर्ट हुक की क्या स्टेटमेंट है उसके बारे में। तो हेडिंग लगाते हैं हुक्स लॉ। तो सबसे पहले हम लोग हुक्स लॉ समझते हैं। देखिए हुक्स लॉ क्या होता है, तो इसमें देखिए क्या कहा गया है इस लॉ में। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, है ना, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ यानी अकॉर्डिंग टू हुक्स, द extension produced in the wire is directly proportional to the load applied। देखिए हुक साहब ने अपने स्टेटमेंट में क्या कहा कि द एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। मतलब किसी वायर में जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है, तो उस पर जितना ज़्यादा लोड अप्लाई किया जाएगा बॉडी में उतना ज़्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। ये इन्होंने कहा, मेनली इनका कहना यही है ना। यहाँ पर अगर समझेंगे तो द एक्सटेंशन, है ना, इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। इसको समझने के लिए दूसरे तरीके से समझ सकते हैं भी। जैसे देखिए इन्होंने एक स्प्रिंग के थ्रू भी इसको समझाया। जैसे ये कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के नीचे हम एक स्लॉट लगा देते हैं। ये देखिए स्लॉट है। अब इस स्लॉट में, है ना, धीरे धीरे कुछ मास जो है इसमें छोटा छोटा मास कुछ डालिए, तो उससे डालने से क्या होगा, मास डालिएगा तो इसके नीचे की ओर फोर्स लगेगा mg। अब mg फोर्स लगने से इस स्प्रिंग में धीरे धीरे एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। इसमें मास और डालेंगे तो ये और एक्सटेंड करेगा, इसमें मास और डालेंगे तो ये और एक्सटेंड करेगा। एक समय ऐसा होगा जहां पर जाके, है ना, और ये जो है एक्सटेंशन जो है रुक जाएगा, जिसे हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। वहां के बाद एक्सटेंड नहीं होगा। तो इस बात को हुक साहब ने कहा कि जितना ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है उस पर लोड अप्लाइड के कारण, यानी जो लोड ज्यादा अप्लाइड होगा तो एक्सटेंशन ज्यादा होगा। लेकिन ये पूरी तरह से करेक्ट था कि नहीं था, वो सोचिए। इसको जो है थॉमस यंग साहब ने इनके कंसेप्ट को, है ना, पॉइंटेड किए हैं और उस पर जो है अपना कुछ रीजन दिए हैं। क्या है रीजन देखिए, है ना, या आप समझ सकते हैं कि इस लॉ को किसने दिया, तो ये रॉबर्ट हुक साहब ने दिया, है ना। तो इसको देखिए क्या होगा। इन 1807 थॉमस यंग pointed that the
extension produced in the wire is directly proportional to the strain, है ना, and load applied is directly proportional to स्ट्रेस। थॉमस यंग साहब ने ये कहा, थॉमस यंग साहब ने क्या कहा कि जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सटेंशन जो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेन के। और जो लोड अप्लाइड है, लोड अप्लाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है किसके? स्ट्रेस के। ये बात थॉमस यंग साहब ने कहा। रॉबर्ट हुक साहब कह रहे थे कि एक्सटेंशन प्रोड्यूस इन द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड। दैट मीन्स जितना ज्यादा लोड देंगे वायर में उतना ज्यादा एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। ये कहना था हुक साहब का। लेकिन थॉमस यंग साहब ने कहे कि नहीं, एक्सटेंशन जितना आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है वो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन का। मतलब जितना ज्यादा बॉडी इलोंगेट कर रहा है वो प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन का। और आप समझे भी हैं कि जो इलोंगेशन जो प्रोड्यूस होता है ना, वो होता है स्ट्रेन मेनली, है ना, जो डायमेंशन चेंज होता है। और लोड अप्लाइड मतलब नीचे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है? स्ट्रेस के। तो इस बात से देखिए क्या निकल के आएगा कि एक्सटेंशन जो है ना, वो एक्सटेंशन है प्रोपोर्शनल किसके? स्ट्रेन के। तो एक्सटेंशन के जगह पर स्ट्रेन आ जाएगा, है ना। और इधर लोड अप्लाइड है वो प्रोपोर्शनल है किसके? स्ट्रेस के। तो यहाँ क्या आ जाएगा? स्ट्रेस। यानी रिलेशंस एक नया बन जाएगा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इस बात से, थॉमस यंग के बाद के सजेशन से रॉबर्ट हुक साहब ने अपने लॉ में मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफाइड करके उन्होंने एक कंसेप्ट दिया क्या कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन ये सब कहानी तभी तक वैलिड था जो विद इन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट के आगे ये कहानी नहीं चलता था। ये इलास्टिक लिमिट तक ही, है ना, ये कंसेप्ट वैलिड था। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। इसको जल्दी से आप लोग लिखिए, उसके बाद हम आगे इसका कहानी करते हैं। हो गया? पॉज करके जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। ठीक है बच्चे, हटाते हैं इसको। हो गया होगा? चलिए इसको हटा रहे हैं। अब आगे देखिए कहानी। अभी तक आप देखे कि हुक साहब का कहना था कि एक्सटेंशन इज प्रोपोर्शनल टू लोड अप्लाइड, और उसी बात को पॉइंटेड करके थॉमस यंग साहब ने 1807 में क्या कहे? 1807 में, है ना, थॉमस यंग साहब क्या कहे कि नहीं, एक्सटेंशन इज प्रोड्यूस टू, एक्सटेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एंड लोड अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस। तो अब इसी कहानी आगे देखिए है जो modified form of Hooke's law। modified form of Hooke's law। Hooke's law का modified form क्या है? ये देखिए Hooke's law का modification किस प्रकार से हुआ। उन्होंने कहा कि within the elastic limit या within the limit of elasticity comma stress is directly proportional to स्ट्रेन। मॉडिफाइड फॉर्म हुक साहब ने अपने लॉ में मॉडिफिकेशन किया और मॉडिफिकेशन करके क्या बताया कि विद इन दी इलास्टिक लिमिट या लिमिट ऑफ, है ना, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ से बात निकल के आया
कि स्ट्रेस जो स्ट्रेस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्ट्रेन के। ये कहानी समझे यंग साहब से, यंग साहब ने इनको है ना यहां पर क्लेरिफिकेशन किया। अब देखिए यहां जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, जिस कांस्टेंट को ई मानते हैं, तो ऐसा हो गया, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जब स्ट्रेन था तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा तो कोई कांस्टेंट आया, इसका नाम है ई। अब ई क्या है यहां पर देखिए, वेयर ई इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ elasticity और coefficient of elasticity। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, इलास्टिसिटी, ये नाम इसको दिया जाता है। अब देखिए इसके आगे क्या है जो, अब यहां के बाद कहानी ये आता है कि ई डिपेंड किस पर करता है, तो ई मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ई इज डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ अ बॉडी। ये बॉडी के मटेरियल पर डिपेंड करता है ना, अलग अलग बॉडी के जो मटेरियल्स होते हैं उसके अनुसार ई का वैल्यू भी अलग अलग होता है, तो ये मटेरियल्स ऑफ अ बॉडी पर डिपेंड करते हैं। तो यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां के बाद एक देखिए कहानी क्या आ गया यहां से, जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको इलास्टिक मोडुली या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिक मोडुली और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये क्या होता है ना? तो ये होता है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन is called elastic moduli, है ना, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो यहाँ से ई का वैल्यू निकल के आएगा, ई बराबर जो आएगा, जो यहाँ देख रहे थे, तो यहाँ से ई निकलेगा तो स्ट्रेन नीचे में आएगा, इसकी वैल्यू क्या होगा? स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, E इज इक्वल टू स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। यही ये हमारा कहलाता है इलास्टिक मोडुली या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो यहाँ तक समझे होंगे। यहाँ के बाद यूनिट वगैरह देखते हैं, जल्दी इसको क्लियर कीजिए। हो गया? जल्दी से इसको पॉज करके लिख लीजिए, उसके बाद हम, है ना, इसकी यूनिट क्या होता है जो देखते हैं। ये आप याद रखेंगे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है उसी को इलास्टिक मोडुली भी कहा जाता है। मोडुली इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का बहुत सारे टाइप्स होते हैं, अभी देखेंगे लगभग 3 टाइप्स इसके होते हैं, इसलिए इसका नाम, है ना, इलास्टिक मोडुली भी कहा गया है। ठीक है, तो जल्दी से इसको करिए। तो हो गया, मिटा दें, सब लोग पॉज कर लिख लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, तो आगे आते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। इसके आगे हेडिंग लगाएंगे आप लोग कि जिसका ऐसा यूनिट क्या होगा, जो देखिए पहले, ऐसा यूनिट ऑफ ई मतलब इलास्टिक मोडुली या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखिए यहां ऊपर में स्ट्रेस है और नीचे में स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन का तो कोई यूनिट होता ही नहीं है, यूनिट जो भी होगा किसका होगा? स्ट्रेस का होगा। तो स्ट्रेस का यूनिट कितना होता था, याद है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। और सीजीएस यूनिट क्या होते थे, बोलिए, है ना? सीजीएस यूनिट क्या होंगे? डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होते हैं? डायमेंशनल फॉर्मूला बोलिए, हाँ ना बोलिए। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ई कितना होता है? तो अभी देखे थे, निकाले थे पीछे में, स्ट्रेस में हम पढ़े थे, तो ml -1 और t -2 है ना। इसको सोचिए, ऊपर है फोर्स है, ये न्यूटन फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? ml t -2 और नीचे होगा L², तो एगो L कट जाएंगे, एगो ऊपर जाएंगे तो L -1 हो जाएगा, है ना, और फिर t -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है। अब ये देखिए दिए कि ई जो है डिपेंड किस पर करता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वो डिपेंड किस पर करता है? तो मटेरियल ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है। तो ये भी बात अब क्लियर हो गया। तो ये हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी था या इलास्टिक मोडुली। अब यहां से हम लोग इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसके कितने टाइप्स होते हैं जो देखिए। तो यहाँ के बाद आते हैं टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसके मेनली 3 टाइप्स ही होते हैं। जैसे पहला देखिए, पहला इसका लॉन्ग जो यंग्स मॉडुलस है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। और सेकंड जो है वो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और इसका नंबर जो 3 है उसको बोलते हैं शीर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो इस तरह से टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सेकंड होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और थर्ड होता है शीर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या, है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, शीर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, या शीर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये 3 टाइप्स में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारा डिवाइड है। ओके, इसको कई जगह और देखिएगा तो और भी नाम होता है ना, जिसको बोलते हैं टोरिजिनल। क्या बोलते हैं? टोरिजिनल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी नाम इसका बहुत जगह लिखा होता है ना। H.C. वर्मा सर किताब में देखिएगा तो ये भी लिखा हुआ नाम इसका, शीर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या टोरिजिनल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये 3 टाइप्स हो गए। सिंबल में देखिए, इसका सिंबल जो है इस तरह से गामा जैसा यूज होता है। ये जो है बल्क मॉडुलस का सिंबल होता है के जैसा, और इसका सिंबल होता है ईटा जैसा, ईटा ऐसा, है ना। इस तरह का इसका सिंबल सबका यूज होता है। जहां भी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा, सिंबल में हम के लिखेंगे, इसका सिंबल में है गामा टाइप का, और इसका सिंबल में ईटा जैसा सिंबल है। ठीक है, तो इसको जल्दी से कर ले और बारी बारी से हम स्टडी करते हैं। क्या होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और शीर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। ये हम तीनों को बारी बारी से हम स्टडी करते हैं। ओके, जल्दी से इसको लिख लीजिए तेजी से आप लोग। हो गया? हाँ ना, जल्दी बोला करिए। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। चलिए अब आगे देखते हैं इसको। तो अब हम लोग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग को याद हो गया कितने टाइप्स के होते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? तो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला का नाम क्या आया बताओ? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होते हैं? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पहला होता है यंग्स मॉडुलस, जिसको हम सिंबल में क्या कहें? गामा जैसा। तो ये किसको कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी?
ये समझते हैं, है ना। तो ये आता है कैसे, देखिए, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal strain within the elastic limit, within the elastic limit। मतलब ये जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है क्या, तो इसका कहता है रेशियो है। किसका रेशियो, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, इसके रेशियो को हम बोलते हैं, है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। लेकिन ये सब कहानी कहाँ तक होगा, तो विद इन द इलास्टिक लिमिट, क्योंकि हमने बताया था कि इलास्टिक लिमिट एक ऐसा कंडीशंस होता है जहां से बॉडी जो है इलास्टिसिटी के गुण को खो देता है, उसके बाद वो प्लास्टिक का नेचर बना लेता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यानी इस गामा की वैल्यू क्या होगा, तो इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं, है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के रेशियो को। अब कैसे इसको समझते हैं, देखिए, जैसे मान लिया, है ना, कि ये हमारा एक बॉडी है, ये देखिए, ये हमारा एक बॉडी है और इसको हम फिक्स सपोर्ट से अटैच कर दिए। अब यहाँ से इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट होता है नीचे क्यों, इसको एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हैं। अब ये बॉडी यहाँ से क्या हुआ, एक्सटेंड होता है, और आपको पता है कि जब एक्सटर्नल फोर्स बैक होता है तो इसके पीछे में क्या लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स भी लगता है ना। तो ये बॉडी देखिए कैसा हो जाता है, जब यहाँ से बॉडी का साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा यहाँ से, है ना, साइज थोड़ा यहाँ से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे देखिए इंक्रीज कर गया ऐसे, तो इतना इसका साइज बढ़ गया, जिस साइज को हम क्या बोलते हैं, डेल एल। यहाँ से यहाँ ये लेंथ क्या है, एल, जो कि इसके बराबर है ना। तो ये इतना एक्सटेंड हुआ है और इस पर फोर्स क्या लग रहा था, एफ, एक्सटर्नल फोर्स। तो वैल्यू क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बराबर क्या जानते हैं, तो फोर्स बटा एरिया, इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ए है, तो फोर्स बटा एरिया। आई वैल्यू क्या होता है, जितना चेंज हुआ है और बटा ओरिजिनल लेंथ, तो क्या इसका वैल्यू होगा, डेल एल बाई एल। तो यहाँ देखिएगा तो एल भाग जाएगा इससे ऊपर, तो एफ इंटू एल, यहाँ हो जाएगा ए इंटू डेल एल, और यही वैल्यू कहलाता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक फार्मूला क्रिएट हो गया, एफ इंटू एल बटा ए इंटू डेल एल। तो इसको हम याद रखेंगे, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। ये फार्मूला से क्वेश्चंस आगे आपका, है ना, कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये गामा की वैल्यू हुआ, तो गामा बराबर क्या याद रखेंगे, एफ इंटू एल बटा, है ना, ए इंटू डेल एल, है ना। तो ये वैल्यू बताएगा आपको, है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का। इससे हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करेंगे। अब यूनिट वगैरह क्या है, तो यूनिट तो वही है सब, क्योंकि नीचे तो स्ट्रेन है ना, तो यहाँ यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा, जो स्ट्रेस का यूनिट है वही सब रहेगा। तो ऐसा यूनिट अगर बात करेंगे कि ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट ऑफ गामा होगा वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट ऑफ गामा क्या होगा, है ना, तो न्यूटन का क्या होगा, डाइन, और नीचे क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूला, है ना, डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ गामा बराबर क्या होगा, एम एल माइनस 1 और टी माइनस कितना 2। तो ये होगा आपको क्या, डायमेंशनल फार्मूला। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। जल्दी से इसको करिए कंप्लीट, जल्दी बोलिए, हाँ ना हो गया, जल्दी करें इसको, मिटाएं, पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। चलिए इसको हटाते हैं। ओके, तो ये आपको यंग्स मॉडुलस ऑफ
इलास्टिसिटी हो गया। अब देखिए इसी में एक आता है फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर। ये क्या होता है उसको समझते हैं। फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर क्या होता है? देखिए अगला, देखिए इसमें क्या है, फोर्स कांस्टेंट है ना ऑफ अ वायर। वायर का फोर्स कांस्टेंट क्या होता है? इसको सिंबल में छोटा के बोलते हैं, लिखे हुआ रहता है। तो ई क्या है जो देखिएगा, द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट इलोंगेशन इन द वायर। क्या लिखे? द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट इलोंगेशन इन द वायर इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट ऑफ अ वायर। जैसे देखिए अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, कि गामा बराबर एफ इंटू एल बटा ए इंटू डेल एल। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ए को हम इधर लाते हैं तो गामा ए हो जाएगा, एल नीचे आ जाएगा, तो बाई ऐसा होगा बराबर एफ बाई डेल एल होगा। तो देखिए ऐसे आपको डेल एल लेंथ को है ना प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब इतना इलोंगेट करने के लिए एफ फोर्स लगा था। तो यूनिट लेंथ को है ना इलोंगेट करने के लिए जितना फोर्स लगेगा उस फोर्स को हम क्या कहेंगे? फोर्स कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए एफ बाई डेल एल जो है इसी को हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट। इसका सिंबल क्या होता है? के। तो गामा ए बाई एल, इसी का नाम क्या है? फोर्स कांस्टेंट। यही हमारा है फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट की फॉर्मूला मिल गया, गामा ए बाई एल है ना, ये छोटा के होता, ध्यान रखना फोर्स कांस्टेंट में स्मॉल के। तो यहाँ गामा इज इक्वल टू क्या था? एफ इंटू एल बाई ए इंटू डेल एल। तो यहाँ से ए को मल्टीप्लाई कर दिया, एल को नीचे बुला लिए, यहाँ एफ बाई डेल एल रह गया। ऐसा डिफिनीशन क्या रहा कहे थे? देखिए द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट इलोंगेशन इन द वायर। किसी वायर में है ना यूनिट इलोंगेशन के लिए जितना फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम कहते हैं क्या? फोर्स कांस्टेंट। जैसे देखिए डेल एल लेंथ के इलोंगेट करने में एफ फोर्स का रिक्वायरमेंट है, तो यूनिट लेंथ को इलोंगेट करने में कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा? एफ बाई डेल एल। और यही एफ बाई डेल एल को हम क्या कहेंगे? फोर्स कांस्टेंट कहेंगे या के कहेंगे। क्लियर? तो यहाँ से आपको फोर्स कांस्टेंट भी समझ में आया होगा। हो गया? हाँ ना बोल जल्दी से। इतना अगर कंप्लीट हो गया जल्दी से काम को लिए कैसे कैसे इसको समझे कि नहीं समझे। क्लियर है आप लोग सबको? जल्दी करिए, हाँ ना बोलिए। मिटा दे, लिख लिए? बोलिए बाबू, हाँ ना बोलिए। लिख लिए? कंप्लीट हो गया आप लोग को? यहां कह सकते हैं कि थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। थीटा अगर बहुत बहुत छोटा होगा है ना, तो टैन थीटा किसके अप्रोक्सीमेटली हो जाता था? थीटा के। तो यहाँ इसके जगह पर हम थीटा लिख देंगे और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? डेल एक्स बाई एल हो जाएगा। तो डेल एक्स बाई एल को भी हम लोग क्या बोले लेंगे? यानी स्ट्रेन का सिंपल समझिए तो यहाँ कहानी क्या है? इसी को हम बोलेंगे सीरिंग स्ट्रेन। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ऊपर वही फोर्स बटा एरिया, जिस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर रिएक्ट हो रहा है, तो फोर्स बटा एरिया। और नीचे क्या होगा? तो डेल एक्स बाई एल है ना, तो एल को ऊपर कर सकते हैं, चाहे इसको आप ऐसे ले सकते हैं एफ बटा ए गुने डेल एक्स बाई एल। और डेल एक्स बाई एल बराबर क्या हो रहा है? बोलो हाँ ना, थीटा। तो इसको लिख सकते हो कितना? एफ बटा ए इंटू थीटा, और इतना बराबर ईटा। तो ये हमारा वैल्यू मिल गया है ना सीर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, है ना, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या टॉरिजिनल मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना। तो इसको समझ सकते हैं। अब रही बात इसका यूनिट क्या होगा सर, तो देखो ऐसा यूनिट क्या होगा, तो यूनिट वगैरह में कोई चीज नहीं होने वाला है ना। ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट ऑफ ईटा है ना बराबर क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट क्या होंगे? सीजीएस यूनिट
ऑफ ईटा इज इक्वल टू सेंटीमीटर पर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बाबू लोग? तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा, है ना, ml-1 और t-2, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इस तरह से हम लोग, है ना, शीयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी देखे क्या होता है जो। क्लियर हो गया? इसको जल्दी से हाँ ना बोलिए, हटा दे इसको बाबू लोग, हाँ ना बोलिए बाबू लोग। ठीक है बाबू लोग, 2 पॉइंट हम लोग और देखते हैं, देखिए क्या है जो 2 पॉइंट और। द बल्क मॉडुलस ऑफ elasticity is relevant for solid, liquid and gas। मतलब कहने का मतलब यह है कि जो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है ना, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, है ना, और गैस में भी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और एक पॉइंट और देखिए, दी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ elasticity are relevant only for solid material, दैट मीन्स आप देखिए तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उस सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में होता है ना, बट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है और यंग्स मॉडुलस ऑफ, है ना, इलास्टिसिटी होता है, ये सिर्फ सॉलिड में होता है, लिक्विड में ये सभी की वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो इतना तक समझे होंगे। तो ये था बाबू आज का हमारा मॉडुलस ऑफ, है ना, इलास्टिसिटी का कंसेप्ट और हुक्स लॉ। आशा करते हैं कि आप समझे होंगे कि हुक्स लॉ क्या होता है और हुक्स लॉ को कैसे मॉडिफाइड थॉमस यंग साहब के स्टेटमेंट से किया गया।